नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, स्लो बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह टॉपिक आज भी खास है, क्योंकि आज से पहले हमने 2 बार एनआई एक्ट सेक्शन 138 के बारे में 2 वीडियो बनाए हैं। आज हम वीडियो उसी के बारे में बना रहे हैं, लेकिन विषय दूसरा है। क्यों अभिषेक? सही है दोस्तों। उम्मीद हमेशा कहता है कि आज खास है, सारी वीडियो ही खास है उम्मीद के। खास क्यों नहीं है भाई? खास तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जब हम बहुत मेहनत करके एक विषय चुनते हैं तो वो खास ही होता है। चलिए, टॉपिक आज से पहले हमने जो बात की थी चेक के बारे में, चेक डिसऑनर जब हो जाते हैं तो परिवादी के बारे में बात की, या चेक की प्रक्रिया या उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो अक्यूज़ है उसके बारे में क्या कुछ विधि में प्रावधान है, क्या कुछ उसको बेनिफिट है, या क्या उसके बचाव हैं, उनके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों। चेक डिसऑनर एक करंट टॉपिक ऐसा है जिससे सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। कोई ऐसे केस के अंदर उलझा हुआ है एज एन एक्यूज, कोई ऐसे केस के अंदर उलझा हुआ है एज एन परिवादी या कंप्लेनेंट। और ऐसा नहीं भी हो तो भी आप न्यूज़ के अंदर डेली कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुन ही लेते हैं चेक से संबंधित, चेक के डिसऑनर होने से संबंधित। तो आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, पर कुछ ऐसा इसमें ऐड करने की कोशिश की है कि एक्यूज्ड आजकल चेक का जब ट्रांजैक्शन होता है तो उनका दुरुपयोग भी बहुत होने लग गया है। और दुरुपयोग में जो मिसयूज जो करता है व्यक्ति, जिसके खिलाफ करता है, उसको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्या ऐसे में उसके पास कुछ डिफेंस है, वो कुछ सेफ्टी अपनी कर सकता है? इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। तो आमतौर पर ये आपने देखा होगा कि चेक किसी आदमी ने दिया और बैंक में गए और वो जैसे जमा किया वो डिसऑनर हो गया। उसके बाद में दिया जाता है एक नोटिस, जो कि प्रोसीजर में आपसे बातचीत करते हुए हमने आपको बताया होगा। अब बात करते हैं इस नोटिस जब मिल जाता है तो उसका क्या करना है। दोस्तों, टॉपिक है एक्यूज्ड के बचाव के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और बचाव किस लिए? जब आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गलत परिवाद इंस्टीट्यूट होने जा रहा है या आपके खिलाफ कोई गलत प्रोसीडिंग चालू होने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग होते ही ऐसी किसी प्रोसीडिंग की आपको सजग रहना पड़ेगा। तो जो चेक डिसऑनर के केस की स्टार्टिंग है दोस्तों, वो सबसे पहले होती है उसके नोटिस से। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, बिना प्रायर नोटिस दिए चेक डिसऑनर का केस जो है कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता है। तो जब चेक डिसऑनर का केस करने से पहले आपको कंप्लेनेंट नोटिस इशू करता है, तो नोटिस आपको मिलते ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी एडवोकेट का या कोई भी कोर्ट का नोटिस आए तो उसको कभी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफ्यूज करने पे आप नहीं समझ पाएंगे कि किसने आपके खिलाफ क्या केस किया है या कौन आपके खिलाफ क्या केस करना चाह रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी नोटिस आपको मिलता है तो सबसे पहले उस नोटिस को आपको रिसीव करना ही करना है। नोटिस रिसीव करने के बाद में आपका अगर डिफेंस जो भी है, आपको लगता है कि ये गलत मेरे खिलाफ केस फाइल होने वाला है या ये गलत कार्रवाई मेरे खिलाफ करने वाला है, तो उस नोटिस का रिप्लाई जरूर दें। ये सबसे फर्स्ट डिफेंस है आपका। और इस नोटिस का जवाब देने पर जाहिर सी बात है आप ही को फायदा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने बचाव की प्रक्रिया उसी समय से शुरू कर दी है। और ये लॉ भी कहता है दोस्तों, अगर आप कोई डिफेंस सेट करना चाहते हैं, अगर आपका एक्चुअल में कोई डिफेंस है, तो जब आपको फर्स्ट टाइम पता लगा कि आपके खिलाफ कुछ गलत होने वाला है, तो उस टाइम आप अगर नहीं बोले तो बाद में अगर बोलते हैं तो कोर्ट समझता है अब आपने इसको मैनिपुलेट किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट के सामने कोर्ट को ये लगना चाहिए आप एकदम क्लीन हैंड्स हैं, आप कुछ भी छुपा के कोर्ट के सामने नहीं आ रहे हैं। तो नोटिस मिलते ही आपके जो भी डिफेंसेस है, आपको लगता है कि ये चेक का मिसयूज किया जा रहा है, आपको लगता है ये मैंने भर के नहीं दिया था या ब्लैंक दिया था, आपने दिया तो था 1 लाख की लायबिलिटी का, उसने उसको 10 लाख भर लिया, आपको लगता है कि आपका चेक चोरी हो गया था, इसने मिसयूज कर लिया, आपको लगता है कि आपने चेक किसी दूसरे को दिया था, उस दूसरे ने इसको दे दिया। तो जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपका डिफेंस है, वो आपको समझ करके अपने एडवोकेट से चर्चा करके उसका नोटिस का रिप्लाई जरूर दिलवाना है। और जैसा कि एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला था, उसका जवाब थोड़ा बहुत तो आ गया, थोड़ा और लेते हैं। चेक जो दिया जाता है वो किस कार्रवाई के दौरान दिया गया? मतलब आपने चेक इशू किया है तो क्यों किया है, क्या रीज़न है उसके पीछे? कहीं उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी कोई लायबिलिटी थी उसको चुकाने में दिया था, या फिर किसी दूसरी एवज में दिया गया था? ये बात ध्यान देने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेक दिया जाता है, एक तो आपकी कोई लीगल लायबिलिटी है उसको चुकाने के लिए, एक दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि ट्रांजेक्शंस जब होते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, तो कोई एक फर्म किसी दूसरी फर्म के साथ में ट्रांजेक्शन करती है, तो दूसरी फर्म वाले ब्लैंक चेक या उससे रिटर्न चेक एज एन एडवांस या एज ए सिक्योरिटी रख लेते हैं कि अगर हम जो आपको माल डिस्पैच कर रहे हैं, अगर आप उसका पेमेंट रेगुलर नहीं करते हैं तो हम
हम इस चेक से उसको माल का भुगतान ले लेंगे या ये एज ए सिक्योरिटी हमारे पास पड़ा है। तो जो सिक्योरिटी के रूप में चेक दिए जाते हैं वो 138 NI एक्ट जो है चेक डिसऑनर के केसेस उसमें यूज नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और गौर करने वाली बात है कि अगर आपने कोई चेक किसी को एज ए सिक्योरिटी दिया है और अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिल जाता है कि आपके उस चेक का किसी ने यूज करके उसको डिसऑनर करवा लिया है, तो आप फर्स्ट स्टेज पे ही ये जरूर मेंशन करें कि ये इस आदमी को इस सिक्योरिटी के पेटे मेरा दिया गया था। इसीलिए ये बात ध्यान देने वाली होती है कि जब भी किसी को कोई चेक इशू किया जाए तो उसके बारे में एक फोटोकॉपी रखें और साथ में ये भी लिखें कि क्यों इसको दिया गया है, किस एवज में दिया गया है, ताकि रिकॉर्ड रहे कि भाई ये चेक नंबर जो है जो मैंने सिक्योरिटी में दिया है, और बाई चांस अगर उसका मिसयूज होता है तो आपके पास बचाव अवेलेबल रहे। बिल्कुल दोस्तों। और इसके अलावा और अभिषेक क्या हो सकता है बचाव उसके पास? ये दोस्तों फर्स्ट इनिशियल स्टेप आपने सीढ़ियाँ चढ़नी चालू कर दी, उसके बाद में भी मान लीजिए सामने वाला आपके खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो सेकंड स्टेप ये है कि अगर उसने आपका चेक का मिसयूज़ किया है, जैसे आपने ब्लैंक चेक दे दिया था, आपकी लायबिलिटी तो थी लाख रुपए पर उसने 10 लाख भर लिया उसके अंदर, या फिर आपने जो भर के दिया था उसमें उसने मैनिपुलेशन कर लिया, या फिर आपका चेक जो है वो कहीं गिर गया था, गुम हो गया था और किसी ने उठा के उसका मिसयूज़ कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको सेकंड स्टेज ये है कि आपको एक FIR उसके खिलाफ लॉन्च करवानी चाहिए कि साहब एक्चुअल में इंस्टेंस ये है और ये इस चेक का मिसयूज़ कर रहा है और ये मेरे खिलाफ इसको कोर्ट में यूज़ कर सकता है। इस प्रक्रिया यानी कि FIR लॉन्च कराने से मैटर जो है वो आपके फेवर का ही होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है चेक के बारे में आप लापरवाह नहीं हैं, आप उसकी कदर करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो चेक ऑनर्ड हो, और ऐसी पोजीशन नहीं है कि आप वो डिसऑनर करवाना चाहते हैं, तो मैटर जो है वो आपके फेवर का ही होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों। इसके बाद में भी मान लीजिए आपने ये सारी प्रोसीडिंग की, उसके बाद में भी उसके बावजूद भी सामने वाले ने कंप्लेनेंट ने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट फाइल करने के बाद में कंप्लेनेंट हमेशा चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मैं इसको डिस्पोजल कराऊं और सामने जो एक्यूज्ड है उसको सजा दिलाऊं या उससे रुपए वसूल करूं। इसी प्रक्रिया के अंदर एक जो हमने प्रायर वीडियो बनाया था उसके अंदर एक स्टेज हमने बताई थी कि अप टू 20% वो इंटरिम कंपनसेशन के रूप में कोर्ट में डिमांड कर सकता है। तो एक नेक्स्ट स्टेज ये है कि अगर वो ऐसी कोई एप्लीकेशन मूव करता है तो आपके पास क्या डिफेंस है। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास ये डिफेंस है कि वो जो इंटरिम सिक्योरिटी है वो एक मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले। दूसरा, एक्ट इटसेल्फ कहता है कि कोर्ट चाहे तो दिलवा सकता है, मे वर्ड यूज है वहां पे, तो चाहे के अंदर डिस्क्रिशन आ गया कोर्ट का और डिस्क्रिशन रिब्यूट किया जा सकता है, डिस्क्रिशन को आप आपके फेवर में कर सकते हैं। कैसे? इस हिसाब से कि आप कोर्ट को जब ऐसी कोई एप्लीकेशन मूव होती है इंटरिम कंपनसेशन की तो आप कोर्ट को बताएं ये बात कि साहब ये इसने चेक दिया था, मैंने हाथों हाथ इसका डिफेंस के रूप में रिप्लाई दिया था, ये मेरा लायबिलिटी के तहत चेक नहीं दिया हुआ था। तो जो मेवर्ड यूज है उसको आप रिब्यूट कर सकते हैं और आप कोर्ट को कह सकते हैं कि साहब जब ये नोटिस आया था तो मैंने इसका डिफेंस मेरा बताया था, मैंने इसका रिप्लाई दिया था, इसने इसका मिस यूज किया है, मैंने FIR लॉन्च करवा दी थी। या दोनों कंडीशन नहीं भी हो, मान लीजिए आपने रिप्लाई भी नहीं दिया, आपने FIR भी लॉन्च नहीं करवाई, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको नीड ही नहीं थी सामने वाले से रुपए लेने की कि आप इसके एवज में इसको चेक देते, आपकी पहले से ही जो इनकम स्टेटस है वो इतना बढ़िया है कि आपको रुपए उधार लेने की नीड नहीं थी, ये आप बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि साहब आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ये शो नहीं करता कि मेरे को नीड हो, या फिर सामने वाले का इनकम स्टेटस ये नहीं शो नहीं करता कि ये 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मुझे उधार दे सके। तो ऐसी जो भी बातें हैं वो सारी की सारी आप कोर्ट के सामने उस रिप्लाई में, उस एप्लीकेशन के रिप्लाई में लिखें, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसको इंटरिम कंपनसेशन कोर्ट नहीं दिलवाए। तो मुझे लगता है कि प्रीवियस वीडियो जो हमारे व्यूअर्स ने देखा होगा उसमें भी हमने मे वर्ड के बारे में बताया था कि कोर्ट ये आदेश कर सकता है मे, तो जाहिर सी बात है ये मे वर्ड बताया था, पर उस वीडियो में हमने ये बताया था मे वर्ड में भी कंप्लेनेंट के फेवर में क्या हो सकता है। आज अपन ये यूज कर रहे हैं कि मे वर्ड में एक्यूज के फेवर में क्या हो सकता है, कैसे आप आपके फेवर में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जानकारी तो बढ़ रही है अभिषेक। कुछ जानकारी ऐसी है जो हो सकता है व्यूअर्स को पहले से और कुछ को नहीं हो सकती है, नई जानकारी है। और कोई डिफेंस ऐसा हो जो तुम्हें लगता हो कि व्यूअर्स को पता होना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ब्रीफ में अभी बोली भी कि आजकल जो है इनकम स्टेटस और कंप्लेनेंट का और एक्यूज का स्टेटस जो है ये बहुत मायने रखता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने, जुडिशियल कोर्ट के सामने ये बात आने लगी कि एक व्यक्ति की जिसके सामने वाले की हैसियत ही नहीं है 50,000 रुपए की और उसके खिलाफ 5 लाख का चेक डिसऑनर करवा लिया गया, 50 लाख का चेक डिसऑनर करवा लिया गया। ऐसी स्थिति अदर साइड में भी है कि कंप्लेनेंट की हैसियत नहीं है कि वो 2 लाख रुपए भी उधार दे सके, उसने 20 लाख रुपए उधार देने के एवज में वो चेक डिसऑनर करवा लिया। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई, अपने सुप्रीम कोर्ट तक स्ट्रिक्ट हुई और उन्होंने कहा
कि अगर कोई अमाउंट बड़ी है, स्टेटस देख करके लगता है किसी व्यक्ति के हिसाब से कि ये अमाउंट इसके स्टेटस के हिसाब से बड़ी है, या सामने वाला ऑब्जेक्ट करता है तो ये लगता है कि ये स्टेटस के बड़ी अमाउंट है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ये देख सकती है कि आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न शो कीजिए, आपके फाइल जो है, आपके खाते जो हैं वो शो कीजिए। अगर आप दोनों ही नहीं रखते हैं तो और कोई तरीके से आप आपका स्टेटस शो कीजिए। अगर आप ऐसा स्टेटस शो नहीं कर पाते हैं, चाहे रुपए उधार देने का चाहे लेने का, तो कंप्लेनेंट का केस कमजोर हो जाता है। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि अक्यूज के पास कोई डिफेंस ना हो, डिफेंस तो है। अगर वो जेनाइन है, उसके पास चीज़ें सारी सही हैं, तो फिर उसके फेवर का भी बनता है। ऐसी बात नहीं है कि चेक डिसऑनर के केस जो खारिज नहीं होते, खारिज होते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों। और इसके अंदर एक डिफेंस की बात ये है कि ये चेक डिसऑनर का केस का जो स्टार्टअप है सेक्शन का, वो ये कहता है लीगल लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर कहीं पे भी आपके खिलाफ कंप्लेनेंट की कोई लीगल लाइबिलिटी शो नहीं होती है तो भी आप चेक डिसऑनर का केस विन कर सकते हैं। इट मींस लीगल लाइबिलिटी दोस्तों कई तरीके से हो सकती है। इसमें यह भी हो सकता है कि टाइम बार्ड डेप्ट हो गया हो, आप सामने वाला केस लेकर के आया कि साहब मैं इनसे 3 लाख रुपए मांगता हूं, पर वो 3 लाख रुपए 10 साल पहले मांगता था, उसका केस मैंने अब किया, चेक डिसऑनर अब करवाया है, तो ये लीगली रिकवरेबल डेप्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ये आपके फेवर में जा सकते हैं। अच्छा अभिषेक, गिफ्ट का कोई चेक हो, अमाउंट दी हुई हो गिफ्ट में, उसका क्या होगा? मान लीजिए वो डिसऑनर हो जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर। ये लीगल लाइबिलिटी नहीं है दोस्तों, और चूंकि ये लीगल लाइबिलिटी नहीं है तो इसके खिलाफ आप चेक डिसऑनर का केस नहीं कर सकते, क्योंकि गिफ्ट एक स्वतः ही सेल्फ इनर जो इंस्टिंक्ट होती है उससे दिया जाता है किसी आदमी को, तो ये लीगल लाइबिलिटी नहीं है। तो स्पेसिफिक यूज ही वर्ड का ये लीगल लाइबिलिटी हो तो चेक डिसऑनर का केस जो है वो चलेगा। तो चलिए, ये तो एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि लीगल लाइबिलिटी को और किस तरीके से बताया जाए, एक दो एग्जांपल से ही बताया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों। चलिए, अगर हमारे व्यूवर्स की जानकारी बड़ी हो तो हमें कमेंट से बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। बिल्कुल दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे, और अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसा इनिशिएशन होता है या आपके किसी जानकार के खिलाफ कोई ऐसा इनिशिएशन होता है केस का, तो आप उसको बता सकते हैं और इनके आधार पे आप केस विन भी कर सकते हैं। तो आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।